नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं, मोशन को क्लासीफाई कर लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशन। जैसे हम लोग बोलते हैं 1D मोशन, 2D मोशन, 3D मोशन। 1D मोशन मतलब मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, मतलब वो मोशन किसी भी बॉडी का जिस मोशन को हमें एक्सप्रेस करने के लिए, मतलब एक्सप्लेन करने के लिए एक ही कोऑर्डिनेट की आवश्यकता होती है, उसको क्या बोलते हैं, 1D मोशन बोलते हैं या मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन बोलते हैं। 2D मोशन का क्या मतलब है, मोशन इन ए प्लेन, मोशन इन ए प्लेन मतलब द मोशन ऑफ ए बॉडी विच वी नीड टू एक्सप्लेन एटलीस्ट 2 कोऑर्डिनेट्स, मतलब जिस मोशन ऑफ बॉडी को एक्सप्लेन करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए हमें एटलीस्ट कितने कोऑर्डिनेट्स चाहिए, 2 कोऑर्डिनेट चाहिए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, 2D मोशन बोलते हैं। 3D मोशन किसको बोलते हैं, मोशन इन स्पेस, मोशन इन स्पेस मतलब द मोशन ऑफ ए बॉडी विच रिक्वायर 3 कोऑर्डिनेट्स टू एक्सप्रेस इट, मतलब जिसको एक्सप्रेस करने के लिए हमें कितने कोऑर्डिनेट्स चाहिए, 3 कोऑर्डिनेट्स की आवश्यकता होती है, उसको क्या बोलते हैं, मोशन इन 3D या मोशन इन स्पेस। और 2D मोशन किसको बोलते हैं, मोशन इन प्लेन, जिसको एक्सप्लेन करने के लिए 2 कोऑर्डिनेट्स की आवश्यकता होती है। और 1D मोशन, मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, जिसको एक्सप्लेन करने के लिए या एक्सप्रेस करने के लिए हमें सिर्फ एक कोऑर्डिनेट की जरूरत होती है, उसको बोलते हैं 1D मोशन। और इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। सबसे पहले चलिए हम लोग डिस्टेंस के बारे में जिक्र करते हैं। तो डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस को हम लोग ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं या ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, इट इज द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ, लेंथ ऑफ actual path traveled by the object between initial and final position of the object is called what, distance, and it's a pure scalar physical quantity। कैसा है ये, स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है। क्या SI यूनिट होता है डिस्टेंस का, सब लोग जानते हैं, SI यूनिट ऑफ डिस्टेंस इज मीटर, जिसका कि सिंबल क्या होता है, M होता है। ये जानकारी डिस्टेंस के बारे में आपको कम से कम होनी चाहिए। ये होती है एक्चुअल पाथ लेंथ। आप अगर शॉर्ट में बोलना चाहें डिस्टेंस को कि डिस्टेंस क्या होता है, तो इट इज द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ये एक स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है, इसका ऐसा यूनिट क्या है, मीटर है। अगर आप CGS सिस्टम में इसका यूनिट लिखना चाहें तो CGS सिस्टम में हम इसको सेंटीमीटर में मेजर करते हैं। किस में मेजर करते हैं, सेंटीमीटर में मेजर करते हैं। दूसरा हम लोग किस पे आते हैं, डिस्प्लेसमेंट पे आते हैं जी। डिस्प्लेसमेंट को एक्सप्लेन करते हैं, डिफाइन करते हैं। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इट इज द शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ, शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ between initial and final position। किसी भी ऑब्जेक्ट के इनिशियल पोजीशन से लेकर फाइनल पोजीशन तक के बीच में, इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन के बीच में जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा उसको क्या बोला जाएगा, वो एक डिस्प्लेसमेंट बोला जाएगा। इसके बारे में खास बात क्या है, खास बात नोट करें कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इज नथिंग बट ए स्ट्रेट लाइन, नथिंग बट ए स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। मतलब इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन को ज्वाइन करने वाली स्ट्रेट लाइन को क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। मतलब डिस्प्लेसमेंट का शेप सिर्फ और सिर्फ क्या हो सकता है, एक स्ट्रेट लाइन हो सकता है। ये ख्याल रखें आप सब लोग। इसको सबसे पहले क्या बोला जाता है, एक वेक्टर क्वांटिटी बोला जाता है। मतलब डिस्प्लेसमेंट को जब भी हमें डिफाइन करना है तो हमें किसका खास ख्याल रखना है, डायरेक्शन का खास ख्याल रखना है। इसका जो SI यूनिट है वो क्या है, वो भी मीटर है एज ऑफ डिस्टेंस।
इसका अगर CGS सिस्टम में यूनिट देखा जाए तो CGS यूनिट जो है इसका वो क्या है, वो सेंटीमीटर है। सब लोगों को इतना ख्याल रखना चाहिए कभी भी डिस्प्लेसमेंट को डिफाइन करते हुए। खास ख्याल रखें, ये शॉर्टेस्ट लेंथ होती है पाथ की किस किस के बीच में, इनिशियल पोजीशन से लेकर फाइनल पोजीशन के बीच में। और ये शॉर्टेस्ट जो पाथ की लेंथ हो सकती है वो क्या ही हो सकती है, एक स्ट्रेट लाइन हो सकती है जो किस किस को ज्वाइन करती है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन को। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब इस डायरेक्शन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट हेयर। और इसके ऐसा यूनिट क्या है, मीटर, और इसका CGS यूनिट क्या है, वो है सेंटीमीटर। आइए चलिए एग्जाम्पल के साथ समझते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या क्या चीजें हैं। डिस्प्ले एग्जाम्पल के साथ हम इनके प्रॉपर्टीज भी पढ़ेंगे कि डिस्टेंस कैसे नापते हैं और डिस्प्लेसमेंट को कैसे मेजर करते हैं। मान लीजिए जैसे मैं सबसे पहले आपको एक 1D एग्जाम्पल देता हूं, 1 डायमेंशनल, मतलब मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। एक स्ट्रेट लाइन के अलोंग मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं। मान लीजिए आपको कुछ ऐसा गिवन है, ये एक स्टार्टिंग पॉइंट आपका O, यहां से A, यहाँ एक पॉइंट A दिया हुआ है, यहाँ एक पॉइंट B दिया हुआ है और यहाँ एक पॉइंट C दिया हुआ है। जहां आपको ये गिवन है कि O से A के बीच की दूरी कितनी है, 50 मीटर। A से B की दूरी भी बीच की कितनी है, वो 50 मीटर है। B से C की बीच की दूरी कितनी है, वो भी 50 मीटर है। और आपको निकालना है डिस्टेंस, निकालना है। सबसे पहले क्या फाइंड करना है आपको, डिस्टेंस। फिर क्या भी फाइंड करना है आपको, डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है। डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका फ्रॉम O to C। आपका पार्टिकल कहां से चलना स्टार्ट होता है, O पॉइंट से। कहां तक चलता है वो, C पॉइंट तक। कहां से होते हुए, A और B से होते हुए। क्या सब लोग यहां डिस्टेंस का आंसर दे पाएंगे? डिस्टेंस का जैसा कि आपको डेफिनेशन बताया गया, ये वास्तविक पाथ जो आपके ऑब्जेक्ट ने चला होता है ये उसकी लेंथ होता है, और ये जो वास्तविक पाथ चला होता है वो नहीं होता है। ये क्या होता है, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन को ज्वाइन करने वाली स्ट्रेट लाइन को डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो O से चला A तक, A से चला B तक, B से C तक आपका ऑब्जेक्ट चला, तो डिस्टेंस इस केस में कितना हो गया, 50 प्लस 50 प्लस 50। तो आंसर क्या आया सब लोगों का, 150 मीटर। सिमिलरली फॉर डिस्प्लेसमेंट, O से A तक चला पार्टिकल, A से B तक, B से C तक, तो सिंपली ये भी कितना आंसर आ गया आपका, 150 मीटर आ गया भाई। मान लीजिए आपको सेकेंड क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें कि O से आपका पार्टिकल चला, O से पार्टिकल चला O to C and back to O। ये आपको मान लीजिए बोला गया। चलना कहां से स्टार्ट हुआ पार्टिकल, O पॉइंट से। O पॉइंट से चलकर A, B और C से होते हुए C से वापस मुड़ करके आपका पार्टिकल कहां पहुंच गया है, A पॉइंट पर पहुंच गया। पहले वो इस दिशा में चलता है और फिर वो मुड़ करके इस दिशा में चलता है। तो आपको क्या फाइंड करना है, आपको डिस्टेंस फाइंड करना है। तो डिस्टेंस इस केस में जाने का कितना हो गया, 150 प्लस आने का कितना हो गया, दैट इज 150। तो आंसर आया 300 मीटर। आप यहां नोट करके रखें कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज टेकन एज पॉजिटिव। ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव। मतलब ये कभी भी क्या नहीं होता है, डिक्रीज नहीं होता है समय बीतने के साथ साथ। ये हमेशा कैसा कंसीडर किया जाता है, पॉजिटिव कंसीडर किया जाता है। इट कैन नेवर बी, इट नेवर टेकन एज नेगेटिव, और ये कभी क्या भी नहीं हो सकता, जीरो भी नहीं हो सकता। ये हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव। और डिस्टेंस समय के साथ क्या नहीं होता है, डिक्रीज नहीं होता है। मान लीजिए आपसे इसी केस में क्या पूछ लिया गया, डिस्प्लेसमेंट पूछ लिया गया। तो डिस्प्लेसमेंट में जब भी आप किसी वेक्टर क्वांटिटी को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, तो आपको डायरेक्शन अज्यूम करना पड़ता है। मतलब मान लीजिए मेरा कन्वेंशन ये बोलता है कि इस तरफ अगर मेरे को डिस्प्लेसमेंट मेजर करना है तो वो इस तरफ का तो क्या है, पॉजिटिव, और अगर इस तरफ का मेजर करना है तो वो क्या है, नेगेटिव। ये मेरा साइन कन्वेंशन है टू सॉल्व ए वेक्टर क्वांटिटी। तो जाने का डिस्प्लेसमेंट कितना है, जाने का डिस्प्लेसमेंट आपका O पॉइंट से C पॉइंट तक का कितना हो गया, ध्यान रखिए, 50 प्लस 50 प्लस 50, दैट इज पॉजिटिव कितना, दैट इज प्लस 150 मीटर। C पॉइंट से आप जैसे ही उस तरफ मुड़ते हैं तो आपको डिस्प्लेसमेंट को कैसा कंसीडर करना है, नेगेटिव, बिकॉज इट्स ए वेक्टर क्वांटिटी। तो C पॉइंट से वापस
ओ पॉइंट तक जाने का डिस्प्लेसमेंट क्या है आपका, दैट इज -150 मीटर। तो नेट जो डिस्प्लेसमेंट आ गया इस केस में वो कितना आ गया आपके पार्टिकल का, 0 मीटर। या फिर आप डिस्प्लेसमेंट को आंसर करने के लिए एक और तरीका यूज कर सकते हैं। वो तरीका क्या है कि आपका इनिशियल पॉइंट क्या है, ओ है, ओ पॉइंट से इनिशियली आपका पार्टिकल मान लीजिए कहीं भी जाता है और फिर मुड़ करके घूम करके मान लीजिए वापस कहाँ जाता है, ओ पॉइंट पर। तो ओ पॉइंट को ओ पॉइंट से ज्वाइन करने वाली स्ट्रेट लाइन की लेंथ को आप क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। जैसा कि आपको बोला गया है डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इट इज द लेंथ ऑफ द स्ट्रेट लाइन विच ज्वाइंस इनिशियल पोजिशन एंड फाइनल पोजिशन ऑफ ए ऑब्जेक्ट। तो O पॉइंट और O पॉइंट के बीच की दूरी कितनी है, वो 0 मीटर है। इस बेसिस पे भी आप क्या कर सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट का आंसर दे सकते हैं। अब मान लीजिए आपने ये वाली चीज को क्या कंसीडर किया, ओरिजिन। अब अगर आपसे इधर भी पार्टिकल चलता, मान लीजिए ये कोई पॉइंट D है और मान लीजिए अब मैं बोलता हूं कि आपको क्या काम करना है, आपको एक क्वेश्चन दिया गया कि पार्टिकल कहां से चलना स्टार्ट हुआ, O से, O to D। आपका पार्टिकल का इनिशियल पोजीशन क्या है, O, फाइनल पोजीशन क्या है, D, और O से D के बीच की दूरी भी आपको क्या गिवन है, मान लीजिए 50 मीटर। तो आपसे पूछ लिया गया कि बताइए डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया आपके पार्टिकल ने, तो आपने झट से आंसर कर दिया 50 मीटर। बट अगर आपसे क्या पूछ लिया गया, डिस्प्लेसमेंट पूछ लिया गया इस केस में, तो आप डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या आंसर करेंगे, आपको अपना कन्वेंशन देखना है, साइन कन्वेंशन। आपको बताया जा रहा है कि लेफ्ट की तरफ क्या लेंगे आप डिस्प्लेसमेंट को, नेगेटिव लेंगे, और राइट की तरफ को क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। ऐसा कोई जरूरी नहीं होता है, आप चाहें तो इधर नेगेटिव ले सकते हैं, इधर पॉजिटिव ले सकते हैं। मैं आपको सिर्फ वही कन्वेंशन बता रहा हूं जो जनरली लोग यूज करते हैं। वो राइट का पॉजिटिव ले लेते हैं और लेफ्ट का नेगेटिव ले लेते हैं, दैट इज -50 मीटर। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बारे में कि क्या पाया आपने कि डिस्टेंस एक तो हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। डिस्टेंस कभी भी समय बीतने के साथ साथ क्या नहीं होता है, डिक्रीज नहीं होता है। डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है। डिस्टेंस कभी भी क्या नहीं हो सकता, जीरो नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये क्या होती है, ये वो लेंथ होती है जो एक्चुअली पार्टिकल ने क्या की होती है, ट्रेवल की होती है बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। दूसरी तरफ डिस्प्लेसमेंट के बारे में क्या क्या पता लगा, डिस्प्लेसमेंट क्या भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट क्या भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट क्या भी हो सकता है, वो जीरो भी हो सकता है। इन सारी चीजों से एक और चीज सीखने को मिलती है कि डिस्टेंस का जो डिस्टेंस है वो बड़ा या बराबर हो सकता है किससे, द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ये खास ख्याल रखिएगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो आप उसका क्या लेंगे, मैग्नीट्यूड लेंगे, जो कि एक स्केलर, जो कि अपने आप में एक स्केलर चीज है। तो डिस्टेंस जो है वो ज्यादा रहेगी या फिर बराबर रहेगी किसके, द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट के। आपको ऐसा कोई एग्जांपल देखने को नहीं मिलेगा जिसमें कि डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड ज्यादा हो किससे, डिस्टेंस से। अब अगर आप इसको भी चाहें तो इसको भी खोल करके पढ़ सकते हैं। अगर आपके पार्टिकल की डायरेक्शन चेंज नहीं होती है अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या रहेंगे, वो बराबर रहेंगे। अब अगर आपका पार्टिकल यहां से चल करके मान लीजिए अपनी डायरेक्शन वापस चेंज कर लेता है, तो इस केस में क्या होगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल वुड बी ग्रेटर देन द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। अगर ये पार्टिकल अभी अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं करता और इसी तरफ चलते जाता मान लीजिए इस पॉइंट तक, तो इस केस में क्या होता, डिस्टेंस हैज टू बी इक्वल टू क्या, द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। आपको इस चीज का खास ख्याल रखना है और इस तरीके के बहुत सारे नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब चलिए मैं आपको कोई एक 2D का एग्जांपल देता हूं। आप ऐसा मानिए कि कोई भी पार्टिकल है और वो क्या कर रहा है, एक सर्कुलर पाथ में क्या कर रहा है, सर्कुलर पाथ में ट्रेवल कर रहा है, और आपको कुछ इस तरीके से सिचुएशन गिवन है, आपको कुछ इस तरीके से सिचुएशन गिवन है। मान लीजिए जैसे सच एज, मान लीजिए ये सेंटर ऑफ द सर्कल है, इसका रेडियस r यूनिट आपको गिवन है। पॉइंट्स के नाम आपको दे देता हूं मैं, A, B, C एंड लेट दिस इज D। आपको बोला गया कि आपका पार्टिकल A से चल करके कहां पहुंच जाता है, B पॉइंट पर पहुंच जाता है। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका A to
बी एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन इज गिवन टू यू। आपसे बोला गया कि जी फाइंड करिए डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया आपके पार्टिकल ने, आपसे ऐसा पूछ लिया गया। तो सब लोग जानते हैं कि जो डिस्टेंस है वो क्या है, वो लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ है। ये वाला जो पाथ ट्रेवल किया है पार्टिकल ने ए से बी के बीच में, वो कितना हो गया भाई। जैसा कि सब लोग जानते हैं सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल कितना होता है, सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल कितना होता है भाई, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल होता है 2 पाई आर यूनिट्स। और जो ए बी पोर्शन है उसका वो टोटल सरकमफ्रेंस का कितना है, दैट इज 1/4। तो इनटू क्या हो गया 1/4, तो ये कितना आ गया, दैट इज पाई आर बाई 2 यूनिट्स। इट्स सिंपल एज दैट। इतना आपके पार्टिकल ने क्या किया है, डिस्टेंस कवर किया है बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। अब आपसे इसी में क्या भी पूछ लिया गया, मान लीजिए आपसे पूछ लिया गया कि बताइए डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया आपके पार्टिकल ने। डिस्प्लेसमेंट के बारे में पूछा जा सकता है आपसे। तो अगर डिस्प्लेसमेंट के बारे में पूछा जा रहा है तो डिस्प्लेसमेंट तो क्या होता है, शॉर्टेस्ट पाथ होता है बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। मतलब ये क्या हो गया आपका, डिस्प्लेसमेंट हो गया। दूसरे शब्दों में कहें तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वो एक स्ट्रेट लाइन होती है जो इनिशियल और फाइनल पोजीशन को क्या करती है, जोड़ती है। तो ये चीज किसको रिप्रेजेंट कर रही है, डिस्प्लेसमेंट को, और ये चीज किसको रिप्रेजेंट कर रही है, वो डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रही है। अब मेरे ख्याल से सब लोग देख पा रहे हैं कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। ट्रायंगल ए ओ बी में ओ पर क्या है, एक राइट एंगल है। आप यहां पाइथागोरस थ्योरम यूज करें तो आपको मिलेगा कि ए बी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, और ए बी इज इक्वल्स टू, सिंपली लिख लेते हैं, दैट इज ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर का क्या, अंडर रूट। ऐसे लिखेंगे सब लोग। तो ए बी इज इक्वल्स टू, वो कितना आ जाएगा, ओ से ए कितना गिवन है आपको, आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का अंडर रूट, दैट इज 2r स्क्वायर का होल अंडर रूट। तो इसको सॉल्व करेंगे तो दैट इज रूट 2r यूनिट्स। आप पाएंगे ये जी आपका क्या है, ये डिस्प्लेसमेंट है। इस केस में आपको क्वेश्चन क्या गिवन था, ए से लेकर के बी तक फाइंड करना था आपको। आप मान लीजिए इसी में बहुत सारे नंबर ऑफ क्वेश्चंस दिए जा सकते हैं आपको। मान लीजिए क्वेश्चन आपको गिवन है क्या, कि सेकंड क्वेश्चन है, मान लीजिए आपको गिवन फ्रॉम ए टू सी। आपका पार्टिकल ए से चलना स्टार्ट होता है और चल करके कहां पहुंच जाता है, वो मान लीजिए वो सी पॉइंट तक पहुंच जाता है, और ये डायरेक्शन ऑफ मोशन है आपके पार्टिकल का। आपसे फर्स्ट क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि बताइए डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया आपके पार्टिकल ने। तो आप क्या बोलते हैं कि डिस्टेंस क्या होता है, लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ होता है। तो सब लोग जानते हैं कि सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल कितना होता है, 2 पाई आर। ए सी इसका क्या है, वो हाफ है, तो इनटू क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। 2 ने 2 को मार दिया तो आंसर आया पाई आर यूनिट्स। इतना आपने क्या किया, डिस्टेंस ट्रेवल किया। सेकेंडली मान लीजिए जी आपसे क्या पूछ लिया गया, आपसे डिस्प्लेसमेंट पूछ लिया गया। तो आप डिस्प्लेसमेंट कैसे फाइंड करेंगे, आपको पता है कि डिस्प्लेसमेंट ए से सी के बीच में क्या हो गया, ए से सी के बीच में डिस्प्लेसमेंट ये वाली लाइन आपको रिप्रेजेंट करके दे रही है, द शॉर्टेस्ट लेंथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, और द स्ट्रेट लाइन दैट ज्वाइंस इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो सब लोग जानते हैं ओ से लेकर, ए से लेकर ओ तक का डिस्टेंस कितना हो गया, आर हो गया, और ओ से लेकर सी तक का भी कितना हो गया, आर हो गया। तो इट इज सिंपली नोन एज आर प्लस आर, दैट इज 2r यूनिट्स। तो आप देख पा रहे हैं कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों अलग अलग आ रहे हैं। आपसे मान लीजिए इसी क्वेश्चन में ये भी पूछ लिया जाए कि पार्टिकल आपका जो है वो ए से चल करके कहाँ पहुंच जाता है, मान लीजिए डी पॉइंट पर पहुंच जाता है। ऐसे सर्कुलर पाथ में चल करके कहाँ पहुंच जाता है, डी पॉइंट पर पहुंच जाता है। तो ए टू डी आपको फाइंड करना है। सबसे पहले क्या बोला गया आपको, डिस्टेंस फाइंड करना है। अगेन सब लोग जानते हैं सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल 2 पाई आर। ए से सी का पोर्शन कितना हो गया, उसका 3/4 हो गया, तो 3/4 ये कितने पे गया, 2 पे, दैट इज 3/2 इंटू पाई आर यूनिट्स। अगेन आपसे क्या पूछ लिया गया, डिस्प्लेसमेंट पूछ लिया गया। तो डिस्प्लेसमेंट कैसे फाइंड करेंगे, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन को ज्वाइन करने वाला स्ट्रेट लाइन होता है। तो इसका डायरेक्शन ये हो गया। और अगेन यू कैन से कि ये शॉर्टेस्ट पाथ होता है बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो यही अभी हम लोगों ने यहाँ सॉल्व किया था। तो डिस्प्लेसमेंट सॉरी इस केस में कितना आ जाएगा, दैट इज रूट 2r यूनिट्स आ जाएगा। अभी अगर इसी क्वेश्चन में आपसे ये पूछ लिया जाए
कि ए से चल करके वापस आपका पार्टिकल कहाँ पहुंच गया है, ए पॉइंट पर पहुंच गया है, तो आपको डिस्टेंस फाइंड करना है और डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है। तो डिस्टेंस कितना हो गया सिंपली इस केस में, दैट इज 2πr यूनिट्स, और आपका डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया इस केस में, डिस्प्लेसमेंट आ गया जी 0 यूनिट्स, क्योंकि इनिशियल पॉइंट कोइंसाइड्स विद फाइनल पॉइंट, तो उनके बीच का जो नेट डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है, 0 है। और इट इज द पाथ और इट इज द लेंथ ऑफ द पाथ दैट ज्वाइंस इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन विद ए स्ट्रेट लाइन। मान लीजिए अब मैं आपको कोई और एक अच्छा सा सवाल करवाता हूं, जैसे फॉर एग्जांपल XY प्लेन कंसीडर करते हैं, ये x एक्सिस लेट्स सपोज अपना, ये क्या है y एक्सिस लेट्स सपोज अपना, ये ओरिजिन हो गया भाई, लेट्स सपोज इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं 0,0 है। आपको एक पार्टिकल गिवन है, मान लीजिए जो इनिशियली कहाँ सिचुएटेड है, मान लीजिए किसी भी पॉइंट P पर, जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या है लेट्स सपोज x1, y1। तो आपको बोला गया कि इसका पोजीशन वेक्टर लिखिए, तो आपने लिख दिया उसका पोजीशन वेक्टर r1। तो आप इसको क्या बोलेंगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P इज रिटन एज वेक्टर OP, यू कैन से दैट, और r1 वेक्टर दैट इज x1 i कैप प्लस y1 j कैप, ऐसा लिख दिया भाई आपने। आपका ये पार्टिकल P पॉइंट से चल करके कहाँ पहुंच जाता है, एक पॉइंट Q पर पहुंच जाता है, जिसके की कोऑर्डिनेट्स लेट्स सपोज कितने हैं x2, y2। तो Q पॉइंट का पोजीशन वेक्टर आप कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, जैसा कि आपको सबको सिखाया गया है, वेक्टर्स में आप सब ये सीख चुके हैं। तो Q पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या लिखा जाएगा, OQ वेक्टर दैट इज R2 वेक्टर विच इज रिटन एज x2 i कैप प्लस y2 क्या j कैप, सब लोग जानते हैं इस बारे में। अब आपसे पूछ लिया गया कि आप क्या निकालिए, चेंज इन पोजीशन वेक्टर निकालिए, क्या निकालिए, चेंज इन पोजीशन वेक्टर। तो चेंज इन पोजीशन वेक्टर कैसे निकालेंगे, चेंज इन पोजीशन वेक्टर कैसे निकालेंगे सब लोग जानते हैं, दैट इज फाइनल, दैट इज कैसे लिखेंगे सब लोग, फाइनल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, मतलब पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट Q माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ क्या, पॉइंट P, ऐसे निकालेंगे। ये क्या आ जाएगा आपका चेंज इन पोजीशन वेक्टर, और जो चेंज इन पोजीशन वेक्टर है आपका, उसी को आप क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बोलते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, चेंज इन पोजीशन वेक्टर, चेंज इन पोजीशन वेक्टर लिख सकते हैं। और चेंज इन पोजीशन वेक्टर क्या होता है, पोजीशन वेक्टर ऑफ फाइनल पॉइंट माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ इनिशियल पॉइंट। तो इस केस में हम लोग क्या लिख सकते हैं कि जो डिस्प्लेसमेंट हुआ पार्टिकल का वो क्या हुआ, वो ये डेल्टा आर वेक्टर का लेट्स सपोज हम लोग क्या देते हैं, नाम दे देते हैं। तो डेल्टा आर वेक्टर क्या कहलाएगा, यहाँ वो कहलाएगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहलाएगा। और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का दूसरा नाम क्या होता है, वो होता है चेंज इन पोजीशन वेक्टर। और चेंज इन पोजीशन वेक्टर क्या होता है, पोजीशन वेक्टर ऑफ फाइनल पॉइंट माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ इनिशियल पॉइंट। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। अब अगर आप इसको दूसरे शब्दों में समझें, तो दूसरे शब्दों में बात करते हैं भाई। चलिए, आपको इनिशियली सिचुएशन क्या गिवन है, समझें आप इस चीज को, कि आपको एक पॉइंट P पर एक पार्टिकल गिवन है जिसके की कोऑर्डिनेट्स हैं x1, y1। तो आपने P पॉइंट का भाई क्या लिख लिया, ये पोजीशन वेक्टर लिख लिया। आपसे बोला जाता है कि आपका पार्टिकल P पॉइंट से डिस्प्लेस होकर कहां पहुंच जाता है जी, Q पॉइंट पर पहुंच जाता है। तो आपसे अगर बोला जाए कि आपको क्या लिखना है, Q पॉइंट का पोजीशन वेक्टर लिखना है, तो आप समझ सकते हैं यहां आप क्या यूज कर पाएंगे, आप यहां ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर यूज कर पाएंगे। ये R1 वेक्टर आपके लिए फर्स्ट वेक्टर का काम कर रहा है, ये डेल्टा R वेक्टर आपके लिए किसका काम कर रहा है, वो सेकेंड वेक्टर का काम कर रहा है। और ये लाइन जो ऑपोजिट ऑर्डर में आपने ली, ये किसका काम कर रही है, ये रिजल्टेंट वेक्टर का काम कर रही है। मतलब अब हम इस गिवन सिचुएशन को ऐसे लिख सकते हैं कि R1 वेक्टर प्लस डेल्टा R वेक्टर इज इक्वल्स टू व्हाट, R2 वेक्टर अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। यहां से अगर हमें क्या फाइंड करना है, डेल्टा R वेक्टर फाइंड करना है, तो वो क्या लिखा जाएगा, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, जो कि R2 वेक्टर क्या है, वो है पोजीशन वेक्टर ऑफ फाइनल पॉइंट। R1 वेक्टर क्या है आपका, वो है पोजीशन वेक्टर ऑफ इनिशियल पॉइंट। तो
अगर कभी भी आपको कुछ इस तरीके से सिचुएशन गिवन हो कि मान लीजिए जैसे यहां बन गया, अगर इसको नाम की फॉर्म में लिखें, पॉइंट्स के नाम की फॉर्म में लिखें, तो आपका जो डेल्टा आर वेक्टर है उसको क्या लिखा जाएगा, उसको लिखा जाएगा पी क्यू वेक्टर इज इक्वल्स टू आर टू वेक्टर को आप क्या लिखेंगे, वो लिखेंगे आप ओ क्यू वेक्टर, और आप आर वन वेक्टर को क्या लिखेंगे, वो लिखेंगे आप ओपी वेक्टर। तो ये आपके लिए एक रूल है, आप इसको एक रूल समझें, और आपको इसी रूल पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड करने पड़ेंगे, चेंज इन पोजीशन वेक्टर से रिलेटेड करने पड़ेंगे। सिमिलरली आपको मैं बोलता हूं ऐसा सच कुछ भी गिवन नहीं है, आपको बस एक ये वेक्टर गिवन है mn वेक्टर, तो आपको इस रूल के हिसाब से लिखना है। तो आप इसको कैसे लिखेंगे, आप इसको सिंपली लिखेंगे ON वेक्टर माइनस OM वेक्टर। मेरे ख्याल से सब लोगों को समझ आ गया होगा यार। अब अगर नहीं भी आया तो मान लीजिए आपको लिखा हुआ है कि XY वेक्टर आपको गिवन है, तो आप इसको कैसे लिखेंगे, आप इसको लिखेंगे OY वेक्टर माइनस OX वेक्टर। आपके लिए ये चीज क्या करेगी, एक रूल का काम करेगी। अब मैं बोलता हूं कि मान लीजिए आपको गिवन है एक वेक्टर दैट इज OM वेक्टर माइनस OL वेक्टर, तो आप इसको क्या लिखेंगे, आप सब लोग इसको क्या लिखेंगे, आप सब लोग इसको लिखेंगे LM वेक्टर। अब अगर आप ये चीजें तभी लिख पाएंगे जब आपको ये रूल समझ में आ गया हो। अगर रूल आपको समझ में नहीं आया तो आपको मेरे ख्याल से फिर से पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर या फिर चेंज इन पोजीशन वेक्टर के बारे में वापस वेक्टर्स के अंदर जाकर के पढ़ना चाहिए। आप इस तरीके से किस किस को डिफाइन कर लेंगे, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को डिफाइन कर लेंगे। अब ये जरूरी नहीं है कि पॉइंट P और पॉइंट Q के बीच में जो आपके पार्टिकल का पाथ हो वो एक स्ट्रेट लाइन ही हो, ऐसा यहाँ कोई जरूरी नहीं है। इनफैक्ट मैं तो बोलता हूं कि मान लीजिए आपका जो पार्टिकल है वो कुछ इस तरह का रास्ता ट्रेवल करके P पॉइंट से कहां पहुंचा है, वो Q पॉइंट पर पहुंचा है, तो ये चीज आपका किसको रिप्रेजेंट कर रही है, यहां ये चीज आपका डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रही है। दिस इज द एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, और ये चीज आपका यहां किसको रिप्रेजेंट कर रही है, ये चीज यहां डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट कर रही है। दैट इज द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। मेरा आपको यही बस समझाने का मतलब था कि अगर आपको इस तरह की फॉर्मेट में कोई भी क्वेश्चन गिवन हो तो आप उसका पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर या फिर चेंज इन पोजीशन वेक्टर को लिखना शुरू कर लें और लिखना समझें इस चीज को। अब अगर आपसे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की डायरेक्शन पूछ ली जाए ऐसे क्वेश्चंस में, तो आप डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का डायरेक्शन वही डायरेक्शन देंगे जो किसका डायरेक्शन आया है आपका, जो चेंज इन पोजीशन वेक्टर का डायरेक्शन आया है वही किसका रहेगा, आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का डायरेक्शन रहेगा। जो चेंज इन पोजीशन वेक्टर का डायरेक्शन है वो इस केस में क्या है, वो इस केस में ये वाला डायरेक्शन है, और यही डायरेक्शन किसका रहेगा, आपका डिस्प्लेसमेंट का रहेगा। मेरे ख्याल से सब लोगों को डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच का डिफरेंस समझ आ गया होगा, और अगर नहीं भी आया है तो मैं आपको चलिए एक 3D क्वेश्चन लेता हूं, उसकी हेल्प से आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में जो भी क्वायरीज हैं आपकी वो सब समझ में आ जानी चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। मान लीजिए आपको गिवन है स्पेस कोऑर्डिनेट सिस्टम गिवन है आपको, आपका ये मान लेते हैं एक्स एक्सिस, ये क्या मान लेते हैं वाई एक्सिस, और लेट्स सपोज ये अपना क्या मान लेते हैं भाई, ये जेड एक्सिस मान लेते हैं, और ये आपका ओरिजिन है जी। मैं बोलता हूं इस पॉइंट का नाम क्या है, ओ है। ओ पॉइंट से एक पार्टिकल क्या होता है, सेमी सर्कुलर पाथ में कहां पहुंचता है, ए पॉइंट पर पहुंचता है जी। इस तरह का सेमी सर्कुलर पाथ है कि उसका जो रेडियस है, लेट्स सपोज वो आपको क्या गिवन है, वो आर गिवन है। आप समझें इस बात को, ओ पॉइंट से चला है पार्टिकल, सेमी सर्कुलर पाथ उसने लिया और वो कहां पहुंच गया, ए पॉइंट पर पहुंच गया। अब वो ए पॉइंट से चला और बी पॉइंट तक पहुंचा, कहां से चला और कहां तक पहुंचा, वो बी पॉइंट तक पहुंचा, एंड इट ट्रेवल्स पैरेलल टू जेड एक्सिस अप टू ए पॉइंट बी। और उसने कितना दूरी स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल किया, उसने आर दूरी ट्रेवल किया। ए के बाद वो कहां को चला, बी को चला। अब वो बी से वाई एक्सिस के पैरेलल कहां तक चलता है, एक पॉइंट सी तक चलता है, ऐसे स्ट्रेट लाइन में
बी पॉइंट से शुरू होकर के कहां तक चलता है, वो एक सी पॉइंट तक चलता है, यहां तक ये पॉइंट सी है, और जो कि बी से सी तक, सी के बीच की दूरी कितनी है, वो 2r आपको गिवन है। मेरे ख्याल से सिचुएशन आपको समझ आ गई होगी। आपको इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, आपको इस क्वेश्चन में दो चीजें पूछी गई है कि फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल, सेकेंडली आपसे पूछा गया है डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल आपको फाइंड करना है, और अगर हो सके तो आप उन दोनों का रेशियो निकाल दीजिए। मतलब डिस्प्लेसमेंट बाय डिस्टेंस का रेशियो आपको निकालना है। मान लीजिए आप एक काम करें, सबसे पहले अलग अलग से डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकाल लें, फिर दोनों को डिवाइड करके रेशियो निकाला जा सकता है। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस इज द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो देखते हैं कहां से कहां तक ऑब्जेक्ट चला। ऑब्जेक्ट ने चलना स्टार्ट किया ओ पॉइंट से, कहां पहुंचा, ए पॉइंट पर, एक सेमी सर्कुलर पाथ लिया जिसका रेडियस कितना है, वो r है। तो o से a तक कितना पाथ उसने ट्रेवल कर लिया एक्चुअल में, दैट इज पाई आर यूनिट्स, जो कि पिछले एग्जांपल से आपको समझ आना चाहिए डायरेक्टली। फिर ए के बाद ए से कहां तक चलता है पार्टिकल, बी तक चलता है भाई। ए से बी के बीच की दूरी कितनी है, वो r यूनिट्स गिवन है, और बी से सी चलता है, तो बी सी कितना है आपका, वो है 2r यूनिट्स। तो डिस्टेंस जो कि एक स्केलर क्वांटिटी है को उठा करके सिंपली क्या कर दीजिए, आप ऐड कर दीजिए, आपका क्या आ जाएगा, डिस्टेंस आ जाएगा। तो जी डिस्टेंस कितना आ गया आपका, अगर आप नोट करें तो r प्लस 2r, ये हो गया 3r प्लस पाई r विच इज इक्वल्स टू 3 प्लस पाई इंटू r यूनिट्स। ये आपका क्या आ गया, ये डिस्टेंस आ गया आपका। इसी क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ लिया गया है, डिस्प्लेसमेंट पूछ लिया गया है। तो बी अवेयर डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, उसको सिर्फ वेक्टर अलजेब्रा से ही जोड़ा जा सकता है। तो आसान करने के लिए क्वेश्चन को आप सिंपल भाषा में सी पॉइंट्स के क्या, सी पॉइंट के क्या निकाल लीजिए, कोऑर्डिनेट्स निकाल लीजिए। मतलब एक्स एक्सिस के अलोंग कितना चला पार्टिकल, वाई एक्सिस के अलोंग कितना चला, और जेड एक्सिस के अलोंग कितना चला, आप वो कोऑर्डिनेट्स सी पॉइंट के क्या कर लीजिए, फाइंड कर लीजिए। क्योंकि हम जानते भी हैं कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, एंड दिस इज द स्ट्रेट लाइन बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, कि ये इनिशियल पोजीशन, ये फाइनल पोजीशन। और हम लोग जानते हैं कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वो स्ट्रेट लाइन जो इनिशियल और फाइनल पोजीशन को क्या करता है, ज्वाइन। तो लेट्स सपोज कि हमने r वेक्टर से किसको रिप्रेजेंट किया, डिस्प्लेसमेंट को, और डिस्टेंस को यहाँ किससे रिप्रेजेंट कर देते हैं, d से रिप्रेजेंट कर देते हैं, और डिस्प्लेसमेंट को r वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं भाई। ठीक है जी, ये डिस्प्लेसमेंट आएगा आपका r वेक्टर, और इसका मैग्नीट्यूड क्या निकाल करके देगा आपको, डिस्प्लेसमेंट निकाल करके देगा। चलिए लिखते हैं। अब सबसे पहले ध्यान दीजिए पार्टिकल कहां से कहां मूव करता है, O पॉइंट से A पॉइंट तक। तो O से A के बीच में अलोंग एक्स एक्सिस पार्टिकल कितना चला, R यहां तक चला, और R यहां से यहां तक चला। तो वो कितना चला कुल मिला करके, वो 2r यूनिट्स चला, किसके अलोंग, एक्स एक्सिस के अलोंग। फिर वो A पॉइंट से B पॉइंट तक चलता है, किसके अलोंग चलता है, जेड एक्सिस के अलोंग जी। कितना चलता है, r यूनिट्स चलता है सिंपली। तो ये जेड कोऑर्डिनेट हो गया आपका। फिर B पॉइंट से लेकर कहां तक चलता है आपका पार्टिकल, C पॉइंट तक चलता है। कितना चलता है जी, 2r चलता है, किसके अलोंग चलता है जी, y एक्सिस के अलोंग। तो ये 2r आ गया भाई। तो मतलब सिंपली आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या है, चेंज इन पोजीशन वेक्टर। और चेंज इन पोजीशन वेक्टर क्या है, चेंज इन पोजीशन वेक्टर, चेंज इन पोजीशन वेक्टर विच इज इक्वल्स टू पोजीशन वेक्टर ऑफ फाइनल पॉइंट माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ इनिशियल पॉइंट। मेरे ख्याल से सब लोग जान पा रहे हैं, इनिशियल पॉइंट जो कि O है, जिसके की कोऑर्डिनेट्स क्या है आपके 0,0,0 है। तो चेंज इन पोजीशन वेक्टर अपने को निकालना है, जो कि किसके बराबर है, वो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बराबर है। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ फाइनल पॉइंट कैसे लिखेंगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ फाइनल पॉइंट लिखेंगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ क्या लिखना है, फाइनल पॉइंट लिखना है। तो ओरिजिन से ज्वाइन करने वाली लाइन को सीधा मिला दीजिए, एरो किस तरफ लगाइए, फाइनल पॉइंट की तरफ। तो कैसे लिखेंगे, इनिशियल पोजीशन वेक्टर, मतलब सबसे पहले O पॉइंट का पोजीशन वेक्टर कितना है आपका, O पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है जी, आप कह सकते हैं 0 i कैप प्लस 0 j कैप प्लस 0 k कैप। फाइनल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर कितना है जी, C पॉइंट का पोजीशन वेक्टर कितना है, सब लोग जान पा रहे हैं, दैट इज 2r i कैप प्लस 2r j कैप प्लस r
के कैप। अब आपको इस फाइनल पोजीशन वेक्टर में से ये इनिशियल पोजीशन वेक्टर को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, जो कि आपका क्या आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आ जाएगा, चेंज इन पोजीशन वेक्टर आ जाएगा, जो कि डायरेक्टली कितना ही आएगा, इतना ही आएगा। तो आपका आर वेक्टर, जिसको कि आपने डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बोला, विच इज इक्वल्स टू चेंज इन पोजीशन वेक्टर आ गया, विच इज इक्वल्स टू, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना ही आएगा, 2r i कैप प्लस 2r j कैप प्लस r k कैप आ जाएगा। आप इसमें से r कॉमन भी ले सकते हैं, तो आपका r वेक्टर आ गया जी 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप इंटू कितना, r आ गया। आपको इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, तो ये सिंपली कितना आ गया जी, ये आ गया कितना, 2r होल स्क्वायर प्लस 2r होल स्क्वायर प्लस r होल स्क्वायर। तो ये आ गया जी आपका 2r का होल स्क्वायर कितना हो गया, 4r स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। आप इसको मेरे ख्याल से सॉल्व कर लेंगे। आप चाहें तो इसमें r ना भी लिखें, आप इसको इस तरीके से सॉल्व करें तो ज़्यादा बेटर है आपके लिए, कि ये क्या आ जाएगा आपके लिए, ये कोफिशिएंट ऑफ i कैप स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ j कैप स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ k कैप स्क्वायर, ये आ जाएगा। तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 प्लस 1, तो ये कितना हो गया, 9 हो गया। 9 का अंडर रूट कितना आ गया आपके लिए, ये कितना आ गया भाई, ये आ गया 3 इंटू क्या, r। तो आपका जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना आया है, वो आया है 3r। और अब अगर मान लीजिए आपसे डिस्प्लेसमेंट का और डिस्टेंस का रेशियो पूछ लिया गया था, तो ये कितना है जी आपका, ये 3r है, और डिस्टेंस आपका ऑलरेडी कितना आया हुआ है, दैट इज पाई प्लस 3 इंटू r। तो r ने r को कैंसिल कर दिया, और ये रिक्वायर्ड रेशियो आ गया इस क्वेश्चन का आपका, किसका, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का। इस तरीके से आप एटलीस्ट डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आपके पास हैं उन सबको निपटाएं।